आज की वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का चैप्टर 1 भाषा, लिपि और व्याकरण यानी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर करेंगे। श्याम और उसके माता पिता टीवी पर समाचार सुन रहे हैं। जैसे ही रिपोर्टर ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका में चल रहे क्रिकेट मैच में भारत ने पाकिस्तान को बेहद रोमांचक मैच में हरा दिया, श्याम खुशी से उछल पड़ा। यहाँ रिपोर्टर ने बोलकर कुछ कहा और सुनने वालों ने उसे तुरंत समझ भी लिया। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति बोलकर कुछ बात कहता है तो सुनने वाला उससे सुनकर समझ लेता है। आशी 7वीं कक्षा में पढ़ती है। उसकी परीक्षा का परिणाम आया तो उसने अपनी मम्मी को पत्र लिखा, जिसमें उसने अपने अंकों का विवरण लिखा। मम्मी ने पत्र पढ़ा और आशी की बात समझ ली। हम कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति लिखकर अपनी बात प्रकट करता है तो उससे पढ़ने वाला पढ़कर समझ लेता है। अपनी बात बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाना और दूसरे व्यक्ति द्वारा उसे सुनकर या पढ़कर समझने का नाम ही भाषा है। भाषा की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है तथा दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार भाषा की प्रक्रिया में 4 बातें होती है: बोलना और सुनना, लिखना और पढ़ना। भाषा के 2 रूप होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा जब हम बोलकर अपने विचारों या भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो भाषा के इस रूप को मौखिक रूप कहा जाता है। बातचीत करते समय हम भाषा के मौखिक रूप का ही प्रयोग करते हैं। मौखिक भाषा में हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकलती है जिन्हें सुनकर दूसरा व्यक्ति उसका आशय समझ लेता है। लिखित भाषा कभी कभी हम बातचीत के द्वारा अपने विचार दूसरों तक नहीं पहुंचाते बल्कि लिखकर पहुंचाते हैं। जब हम लिखकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तो भाषा का यह रूप लिखित भाषा कहा जाता है। लिखित भाषा का प्रयोग पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकों, लिखित सूचनाओं आदि में देखा जा सकता है। लिखित भाषा में हम ध्वनियों को बोलते नहीं बल्कि उन्हें लिखते हैं। लिखी गई इन ध्वनियों से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य। इन वाक्यों को पढ़कर लिखने वाले की बात समझी जा सकती है। कभी कभी हम संकेतों का प्रयोग करके भी अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जैसे बच्चे लाइब्रेरी में बातें कर रहे थे, टीचर ने बच्चों को कुछ कहा नहीं बल्कि अपने हाथ की उंगली अपने होठों पर रख ली और बच्चों की ओर देखने लगी। बच्चों ने टीचर का इशारा समझ लिया और बोलना बंद कर दिया। जब हम संकेतों द्वारा अपनी बात किसी तक पहुंचाते हैं तो भाषा का यह रूप सांकेतिक भाषा कहा जाता है। ध्यान रखो, व्याकरण में भाषा के केवल 2 रूपों को ही मान्यता दी गई है: मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा। जानते हो क्यों? इसलिए कि संकेतों द्वारा हम अपने सभी प्रकार के विचारों को दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते। कभी कभी संकेतों का अर्थ स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आता है। मातृभाषा भारत में सभी घरों में एक जैसी भाषाएं नहीं बोली जाती। इसलिए इन परिवारों में बच्चा वही भाषा पहले सीखता है जो उसकी माँ तथा अन्य सदस्य बोलते हैं, क्योंकि शिशु सबसे पहले जिस भाषा को सुनता है उसी को ग्रहण करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे उससे सीख जाता है। यही भाषा मातृभाषा कहलाती है। वह भाषा जो माँ तथा परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा घर में प्रयोग की जाती है उसे मातृभाषा कहा जाता है। भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ बच्चों की मातृभाषा में भी अंतर देखने को मिलता है। राजभाषा इतना होने पर भी हिंदी हमारी प्रमुख भाषा है जिसका प्रयोग पूरे भारत में किसी न किसी रूप में अवश्य किया जा रहा है। जो लोग हिंदी नहीं भी जानते वे टूटी फूटी हिंदी बोलकर अपना काम चला लेते हैं। इस प्रकार हिंदी का प्रयोग संपाक भाषा के रूप में किया जा रहा है। भारत के अधिकांश भागों में बोली और समझी जाने के कारण हिंदी को राजभाषा का स्थान प्राप्त है। आज़ादी मिलने के बाद बनाई गई संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की थी। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। बोली भी भाषा का ही एक रूप है। अंतर केवल इतना है कि बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है जिसका प्रयोग एक क्षेत्र में ही किया जाता है। जैसे गढ़वाल एक बोली है जो गढ़वाल क्षेत्र में ही बोली जाती है।
भाषा और बोली में दूसरा प्रमुख अंतर यह है कि बोली का प्रयोग केवल बोलचाल के लिए किया जाता है। बोली में साहित्य की रचना नहीं की जाती है, परंतु कभी कभी बोली में भी साहित्य रचना की जाने लगती है। तब वह बोली ना रहकर भाषा की रचना में आ जाती है। जैसे ब्रज में बोली जाने वाली ब्रज तथा अवध क्षेत्र में बोली जाने वाली अवधि केवल बोलियां थीं, परंतु जब इनमें काव्य रचना की गई तो ये दोनों भाषाएं बन गईं। लिपि। भाषा को बोलते समय हम कुछ ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, जैसे जब हम कहते हैं आओ, तो इसमें दो ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है, आ तथा ओ। भाषा की ध्वनियों को लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। लिपि ना होती तो भाषा भी ना होती, यह बात स्पष्ट है, क्योंकि भाषा का विकास लिपि के आधार पर ही होता है। लिपि न होती तो पुस्तकें नहीं होती। व्याकरण। किसी भी चीज को सीखने के लिए कुछ नियम होते हैं। नियमों की सही जानकारी के बिना हम उसे ठीक प्रकार से नहीं सीख सकते तथा उसका प्रयोग भी ठीक प्रकार से नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार हर भाषा के अपने अपने नियम होते हैं। उसी भाषा को सीखने तथा उसके सही प्रयोग करने के लिए उन नियमों का पालन करना जरूरी होता है। जो शास्त्र भाषा के नियमों की जानकारी प्रदान करता है वह व्याकरण कहलाता है, यानी वह शास्त्र जो भाषा के शुद्ध स्वरूप तथा शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराता है, व्याकरण कहलाता है। आई होप आपको वीडियो समझ आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।